नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज प्रारंभ कर रखी है उसका 10वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 10वें चैप्टर तरंग प्रकाशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाने वाला है। साथ में एक रिक्त स्थान क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा। एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर में से पूछा जाना है और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। आप यहाँ पर इनका अंक विभाजन देख सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आधा अंक का होगा, फिल इन द ब्लैंक वाला भी आधा अंक का और अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का। और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं वो 1.5 अंक के होते हैं। 2 प्रश्न आएंगे 3 अंक के। तो यहाँ पर अंक विभाजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने साथियों के साथ में, क्लासमेट के साथ में, विभिन्न जो एजुकेशनल ग्रुप है उनके अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें, हमें भी मोटिवेशन मिल सके ताकि हम भी अगला जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी लेकर लौटें। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला जो पार्ट हम लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, I बराबर I0 कोस स्क्वेयर थीटा प्रदर्शित करता है। ये हमें क्या बताता है? तो देखिए, ये स्नेल के नियम को बताता है, मेलस के नियम को बताता है, बूस्टर नियम को बताता है या रेले जीन्स के नियम को बताता है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि I समानुपाती कोस स्क्वेयर थीटा के होता है और वहां से हमारे पास में एक रिलेशन प्राप्त होता है I बराबर I0 कोस स्क्वेयर थीटा, जो कि मेलस का नियम है, जो कि मेलस का नियम है। तो विद्यार्थियों, ये ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। मेलस के नियम को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों में कलांतर है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर 2 तरंगों के मध्य कलांतर क्या होता है? कलांतर यहां पर हमें पूछा गया है। तो देखिए, व्यतिकरण के अंदर कलांतर विशेष भूमिका निभाता है। इसमें मैं बात करूं संपोषी व्यतिकरण की, तो जो संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर है, कला कोणों का अंतर, वो होता है फाई इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, जहां जो n है ये होता है 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो यहां से फाई की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है। इस तरीके की वैल्यू पॉसिबल है, तो यहां पर ऑप्शन में 0 हो पाएगा। इसी तरीके से मैं यदि बात करूं विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो विद्यार्थियों, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर संपोषी व्यतिकरण के बारे में ही पूछा गया है, मैं यहां पर थोड़ा सा और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो फाई का मान होता है वो 2n+1 पाई होता है। वही n का मान 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से होगा।
तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पाई, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई, 5 पाई, हमारे पास में पाई की वैल्यू इस तरीके से होगी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं बात करूं यहां पर फतांतर की, तो विद्यार्थी फतांतर बराबर होता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई इंटू में फाई, मतलब कलांतर। तो यहां से जो फाई है ये कलांतर है, कला कोणों का अंतर है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर जो फतांतर है वो कितना होगा, संपोषी व्यतिकरण में। तो देखिए वैल्यू पुट कर देंगे तो जो फतांतर है वो हमारे पास में आ जाएगा लैम्बडा बट्टे में 2 पाई, और फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, n लैम्बडा आ जाएगा। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो फतांतर है लैम्बडा बट्टे में 2 पाई 2n प्लस 1 पाई। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2। तो ये हमने बहुत कुछ इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर किया है। फिर आप यहां पर देखें कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य का कोण क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। और देखिए हम तरंग संचरण की दिशा, ये हमारे पास में है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा है। और अब मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं, ये हमारे पास में कंपन की दिशा है कि जो प्रकाशिक सदिश है उनके कंपन के का तल मैंने अब यहां पर आपके सामने निर्मित किया है। जो प्रकाशिक सदिश हैं, ये जो मैंने रेड का जो निशान मतलब लाइनें खींची है, ये प्रकाशिक सदिश के कंपन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्रकाशिक सदिश हैं उनके कंपन को बताता है। इनके लंबवत दिशा में जो कंपन थे उनका हो चुका है ध्रुवण। तो जो लंबवत दिशा में यहां से ये हमारे पास में है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अनुदिश अब मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं जो कंपन तल है वो किस प्रकार से होता है। कंपन तल का निर्माण मैंने अब यहां पर कर दिया है। तो देखिए ये जो तल आप देख रहे हैं ये तो है, सॉरी कंपन तल है ये, और ये मैंने आपके पास में निर्मित किया है, ये है ध्रुवण तल। ये हमारे पास में है ध्रुवण तल। ओके, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है विद्यार्थियों वो होता है 90 डिग्री। तो हमारे को यहां पर यही पूछा गया था कि ध्रुवण तल तथा कंपन तल के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, तो यहां से 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी। तो देखिए हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हमें द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में पता चलता है। तो हाइगेन ने इसके बारे में बताया था, तो हाइगेन के द्वारा बताया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या की जा सकती है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के विवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा ध्रुवण की भी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा।
क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं I और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होगी। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं क्या होगी? उच्चिष्ट का मतलब है समपोषी व्यतिकरण वाली स्थिति है ये। उच्चिष्ट पर परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा, कॉस फाई कर लें तो उच्चिष्ट के ऊपर फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से I बराबर I1 की वैल्यू है I, I2 की वैल्यू है 4I प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस 0, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का जो मान होता है I1 और I2 की वैल्यू हमने यहां पर पुट नहीं की है। चलिए I1 का मान है I, I2 का मान है 4I। तो I प्लस 4I प्लस 2, I और I का रूट हो जाएगा I और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 2I कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास में आ गया 5 और 4 9I प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं निम्निष्ट पर। निम्निष्ट के ऊपर जो फाई का मान है वो पाई 3 पाई इस प्रकार से होगा और कोस फाई का जो मान है वो -1 होगा। तो I का जो मान है वो कितना निकल कर आ रहा है? I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I इंटू में -1। तो ये आ गया हमारे पास में 5I माइनस 4I। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास में आ जाएगी I। तो इसको मैं I डैश से पुट कर देता हूं ताकि इनमें अंतर रह पाए। ओके, तो ये आएगा I। तो 9I और I ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो तरंगों के दो स्रोत क्लास संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यदि दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो नियत रहे। क्लास संबद्ध स्रोत में कलांतर क्या होना चाहिए? नियत रहना चाहिए। कला कोणों का अंतर है वो नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए दोनों के कंपनों का आयाम बराबर हो, दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करती हो, दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करते हो, जिनकी कला स्थिर हो। ये ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी को एक बार फिर से देख लीजिए। दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो तथा जिनकी कला भी स्थिर हो। कलांतर नियत रहना चाहिए, कला कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने के पीछे जो रीजन है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से साबुन का जो बुलबुला है वो हमें रंगीन दिखाई पड़ता है। यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आदि एवं स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी को दुगनी कर देने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से पुट करते हैं और बीटा बराबर होता है लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। ठीक है, ये जो कैपिटल डी है ये है स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी। स्लिट एवं पर्दे के मध्य की दूरी। क्लियर?
स्मॉल डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहां पर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि नई स्थिति में आप देखेंगे बीटा डैश बराबर लैम्बडा इंटू डी डैश बट्टे में डी डैश। तो यहां से जो डी डैश है स्लिट एवं पर्दे के मध्य की दूरी, ये पहली वाली दूरी की दुगुनी है। इसके अलावा डी डैश है वो पहले वाली डिस्टेंस की आधी हो गई है। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्बडा डी डैश का मान है 2d, स्मॉल डी डैश की वैल्यू है d/2, तो 4 ऊपर चला जाएगा, लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। तो पहले जो भी तीव्र फ्रिंज चौड़ाई थी उसकी 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीपस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी? हम देखिए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या जानते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से पुट करते हैं जो कि लैम्बडा इंटू डी बट्टे में स्मॉल डी से लिखा जाता है। अब देखिए हमारे को विभिन्न रंग दे रखे हैं। मैं जो दृश्य प्रकाश है उसमें रंगों का क्रम होता है VIBGYOR। बैंगनी कलर, जा नी है, बेजानी है, पी ना ला, ये लाल रंग है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। लैम्बडा के बढ़ते क्रम में हमने इनको व्यवस्थित किया है, बढ़ते क्रम में इनको हमने व्यवस्थित कर दिया है। तो ऊपर से जब नीचे की ओर चलेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहां पर आप ध्यान देंगे जिसके लिए लैम्बडा का मान सबसे ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले से आप ध्यान देंगे जिसके लिए लैम्बडा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी अधिक होगी। जिसके लिए लैम्बडा का मान सबसे कम होगा उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी कम होगी। तो हमारे को यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम पूछी है, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इसलिए इसकी फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव देखना आसान होता है। क्लियर। देखिए उसके पीछे रीजन क्या होता है। दृश्य प्रकाश जो हमारा होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये बहुत कम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम ये जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको क्लियर किया है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्लियर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग 1 मीटर होती है। ओके। अब विवर्तन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है। विवर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि जो अवरोधक का आकार है, अवरोधक कह सकते हैं या आप ले सकते हैं द्वारक।
का आकार तरंगधैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंगधैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तरंगधैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए। तो प्रकाश तरंगों की तरंगधैर्घ्य कम होने के कारण से इस कोटि के अवरोधक हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अवरोधकों का आकार 1 मीटर का होता है, लगभग 1 मीटर का होता है। अवरोधक या हम कह सकते हैं द्वारक का जो आकार है वो इसी कोटि का होता है। इस कारण से ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन प्रभाव है वो आसानी से दिखाई पड़ता है, जबकि प्रकाश तरंगों में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन डी देखेंगे, ध्वनि तरंगें अधिक तरंगधैर्घ्य की होती है, इस कारण से विवर्तन प्रभाव आसानी से हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर ध्रुवक स्थित है, तो ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता होगी। तो मेलस के नियम से हम फाइंड आउट करेंगे। मेलस के नियम से I बराबर होता है I0 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हमें थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 45 डिग्री। तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले जो भी तीव्रता थी अब उसकी आधी रह जाएगी, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को व्यक्त करता है। तो प्रकाश के ध्रुवण के द्वारा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति स्पष्ट होती है। क्लियर? तो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी यहां पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश तरंगें ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, क्योंकि इनके लिए ध्रुवण के लिए भी कंडीशन है कि प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ध्रुवण वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना, अवरोध या द्वारक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यंग के दीप स्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। VIBGYOR, तो यहां पर ये तो है बैंगनी जामुनी, दोनों ही कलर इसमें नहीं है। फिर है नीला जो कि इसमें है, फिर है हरा वो भी है, पीला वो भी है, नारंगी और फिर है लाल। हमने आपको क्लियर कर दिया है कि बैंगनी रंग की जो तरंगधैर्घ्य है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होती है, और लाल रंग की जो तरंगधैर्घ्य है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर 4 रंग दे रखे हैं, नीला, हरा, पीला और लाल। ये चारों में से यदि हम देखें तो नीले रंग की तरंगधैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। नीले रंग की तरंगधैर्घ्य सबसे कम होती है, हरे रंग की उससे ज्यादा होती है, पीले रंग की उससे ज्यादा होती है, और लाल रंग की तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। फ्रिंज चौड़ाई लैम्बडा डी बट्टे में स्मॉल डी होती है, जिसके लिए लैम्बडा सबसे कम होगा उसका बीटा सबसे कम होगा। तो नीले कलर का बीटा सबसे कम होगा क्योंकि उसकी तरंगधैर्घ्य भी सबसे कम है। इनमें से सबसे कम यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, देखिए अब यहां पर हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
क्योंकि रिक्त स्थान वाला भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की है। ध्रुवण से ही हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना या अवरोधक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पूछे जाने की जो संभावना है वो काफी महत्वपूर्ण है। तरंगाग्र की डेफिनेशन, तरंगाग्र से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण से ही हमें जो सीडी है वो रंगीन दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आएगा प्रकाश का विवर्तन, जिसके कारण से जो सीडी है वो रंगीन दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइगेन का सिद्धांत बतलाता है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो यहां पर आएगा द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र होता है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से जो तरंगाग्र है वो गोलाकार होता है। गोलाकार तरंगाग्र होता है। गोलाकार तरंगाग्र होता है। यदि यहां पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत के स्थान पर रेखीय प्रकाश स्रोत आ जाए, क्या आ जाए? रेखीय प्रकाश स्रोत आ जाता है, तो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन में आएगा फिर बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र उस स्थिति में आएगा। ओके। तो ये तो कब है? जब रेखीय स्रोत आएगा तब बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम होता है। परिणामी तरंग का आयाम r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई के रूट के बराबर लिखा जाता है। और यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है वो होती है 0, 2 पाई, 4 पाई। तो उस हिसाब से कोस फाई का मान 1 हो जाता है और r का जो मान है वो मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है। आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो a1 प्लस a2 आएगा। a1 प्लस a2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते हैं। समतल तरंगाग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब दो लगभग समान आयाम और समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होता है, मिलती है, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल झिरी विवर्तन से उत्पन्न निम्निष्ट का फतांतर तथा उच्चिष्ट का फतांतर। तो देखिए यहां पर एकल झिरी विवर्तन एक्सपेरिमेंट है। इसमें निम्निष्ट की स्थिति में जो फतांतर है वो n लैम्बडा और उच्चिष्ट की स्थिति में 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 का फतांतर होता है। क्लियर। अब देखिए हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहां पर देख लेते हैं।
एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछा जाना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। चलिए फिर भी मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि माध्यम में खींचा गया, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु या सभी कण समान कला में कंपन करते हो, समान कला में कंपन करते हो, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं, क्यों? क्योंकि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। ध्रुवण किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, तरंगों में होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। इस कारण से इनमें ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती। प्रकाश तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथांतर के रूप में लिखिए। ये मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में इस वीडियो के शुरू में ही इसके बारे में क्लियर कर दिया था। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर जो पथांतर है वो होता है एन लैम्बडा, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो पथांतर है वो होता है 2n+1 लैम्बडा बाई 2, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। फिर प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, आवश्यक शर्त भी बताइए। प्रकाश के विवर्तन की हमारे को डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखिए प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो यहां पर हमारे को डेफिनेशन पूछी गई है। चलिए प्रकाश की किरण का डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है।
और देखिए इसमें हमारे को ये भी पूछा गया है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक जो शर्त है वो क्या है। तो देखिए ये जो आवश्यक शर्त है ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए प्रकाश के विवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त ये है कि अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं शर्त आपके सामने पुट कर रहा हूं। आवश्यक शर्त यह है कि अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण वक्र खींचे। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तीव्रता वितरण जो वक्र है उसे आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये हमारे पास में एक अक्ष हमने इस तरफ ले ली है, दूसरी अक्ष हमने इस तरफ ले ली है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो विद्यार्थियों यहां पर हमने ये डायग्राम बनाया है। तो देखेंगे आप एक तरफ हमने ली है ऊर्जा क्लियर, और दूसरी तरफ हमने ली है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये यहां पर है, यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट के साथ में केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर या नीचे हम चलते हैं तो जो ऊर्जा है वो इस तरीके से डिक्रीज होती है। देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति में ऊर्जा सर्वाधिक होती है, फिर केंद्रीय उच्चिष्ट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा गिरते हुए शून्य हो जाती है, फिर ऊर्जा इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होगी और इस तरीके से कम ज्यादा होती हुई जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरी ओर चलेंगे तो ऊर्जा गिरती हुई शून्य होगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी, फिर कम होगी, कम ज्यादा होती हुई शून्य हो जाएगी। यहाँ पर जो बीच वाली जो स्थिति है इसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। और जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं उनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। और यहां पर जब तीव्रता शून्य होती है, ऊर्जा जब शून्य होती है, तीव्रता कह दें या हम ऊर्जा कह दें, तो उस स्थिति में निम्निष्ट प्राप्त होंगे, हमें निम्निष्ट प्राप्त होंगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें यहाँ पर व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें यहाँ पर पूछी गई है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक कौन कौन सी शर्तें हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई सी भी दो शर्तें आप लिखिए। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए पहली जो आवश्यक शर्त है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली शर्त तो यही है कि व्यतिकरण में प्रयुक्त होने वाले जो प्रकाश स्रोत है वो कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होने चाहिए। जो प्रकाश स्रोत है वो कला संबद्ध होने चाहिए, आवर्ती नियत रहनी चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके सामने पुट कर देते हैं प्रकाश तरंग की आवर्ती, प्रकाश तरंग की आवर्ती नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, आवर्ती नियत होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों या दो से अधिक तरंगे भी हो सकती है, दोनों तरंगों का
आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। क्लियर। अगली शर्त की ओर बढ़ते हैं। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यहां पर कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर, मध्य का कलांतर नियत होना चाहिए। नियत होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। इसका मतलब भी क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अर्थात कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। उत्सर्जित होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और भी देखिए पथांतर अल्प होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत है वो बिल्कुल पास पास में होने चाहिए। कुछ शर्तें और भी इसकी हो सकती है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोलेराइड क्या है। पोलेराइड क्या चीज होती है। पोलेराइड क्या होता है, दो उपयोग बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि पोलेराइड एक ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला उपकरण होता है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए अध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाली युक्ति पोलेराइड कहलाती है। युक्ति पोलेराइड कहलाती है। पोलेराइड कहलाती है। अब देखेंगे यहां पर हम इसके दो उपयोग। तो देखिए जो पोलेराइड है वो काफी यूजफुल होता है। पहला जो उपयोग है धूप के चश्मे में, धूप के चश्मे में इसका उपयोग होता है। दूसरा है रेलगाड़ी या वायुयान। रेलगाड़ी ले सकते हैं, वायुयान ले सकते हैं। रेलगाड़ी या वायुयान की खिड़कियों में, गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो तरंगे जिनके आयाम a1 तथा a2 है, थीटा कलांतर पर अध्यारोपित होती तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में है। परिणामी तरंग का आयाम r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा का रूट। ये हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला होता है।
और इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:9 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। देखो यहां पर दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। एक तरंग की तीव्रता I1, दूसरी तरंग की तीव्रता है I2, और इनका अनुपात हमें 81/49 दे रखा है। देखिए हम क्या जानते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहां से जो आयाम है वो प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर हमारे को पूछा है A1 बट्टे में A2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अंडरूट में I1 बट्टे में I2। I1 और I2 का जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 81/49। तो अंडरूट यहां पर हम करेंगे तो 9 बट्टे में 7 आ जाएगा। तो A1 तथा A2 का जो रेशियो है वो 9:7 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, तो इस परिघटना का नाम लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है व्यतिकरण। और अंधकार उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है वो है विनाशी व्यतिकरण। वो भी है विनाशी व्यतिकरण। जब तरंगें जिनका आयाम समान हो, एक दूसरे की विपरीत कला में मिलती हो, तो वहां पर निर्गत जो प्रकाश की तीव्रता है वो शून्य होती है, अंधेरा हो जाता है, अंधकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस परिघटना का नाम विनाशी व्यतिकरण है। अब विद्यार्थियों इस चैप्टर में से दो लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो दो जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मॉडल प्रश्न पत्र में भी है, मॉडल पेपर के अंदर भी यही वाला क्वेश्चन मौजूद है। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी बताइए। इन दोनों क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी हमने मॉडल पेपर से ही लिया है। ओके, दोनों क्वेश्चन को तैयार करें क्योंकि लघुत्रात्मक प्रश्न दो पूछे जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। मैंने यहां पर इसके 3-4 पार्ट यहां पर लिखे हैं, और इनमें से देखो सारा तो 1.5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इन सबको तो एक साथ तो नहीं पूछा जाएगा, बट इनमें से कोई से भी दो पूछे जा सकते हैं, कोई सा एक आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको। और ये 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। संपोषी तो विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने हेतु यंग के द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई की व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सारे ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। एकल झिरी विवर्तन प्रयोग को समझाइए। हाइगेन के सिद्धांत से प्रावर्तन की व्याख्या कीजिए। विवर्तन व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो सॉल्यूशन यदि आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS अकेडमी नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन
मिल जाएगी आपको। वहां से आप हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी की सारी जानकारी वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।